आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको याद होगा तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने केस सॉल्व किया था बायोमेटालिक स्ट्रिप, और उस पर बेस्ड एक एग्जांपल के तौर पे एक क्वेश्चन भी किया था दैट कि दो अलग अलग एक्सपेंशन कोफिशिएंट वाली रॉड्स है, उनको हमने हीट किया है, दो बेंड हो गई हैं, बेंड होने के बाद उस एक आर्क फॉर्म हो रहा है, उसका एक रेडियस है, उस रेडियस का वैल्यू कैसे रिलेट करता है अल्फा और टेम्परेचर डिफरेंस से, वो इस एक्सप्रेशन से मिल सकता है। आई थिंक बोलो क्लियर है बात? हाँ या ना? तो ये आपका यहाँ से थर्मल एक्सपेंशन जो टॉपिक था वो खत्म हो गया। थर्मल एक्सपेंशन जो टॉपिक था वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना? अब जो स्टार्ट होगा दैट इज कैलोरीमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा दैट इज कैलोरीमेट्री। तो कैलोरीमेट्री में अगर आपको याद हो मतलब 9th क्लास में पढ़ा होगा अबाउट कि व्हेन वी सप्लाइड सम हीट एनर्जी टू द ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जिसका टेम्परेचर चेंज कर रहा हो, तो वो टेम्परेचर चेंज जो कर रहा है वो कैसे दिखाते हैं एक्सप्रेशन से? डेल्टा टी चेंज हो रहा है बिकॉज आप क्यू गिवन दे रहे हो समथिंग मास को, तो वो चेंज कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये बताओ, बोलो। एम एस डेल्टा टी से। और फेस चेंज वाला प्रोसेस बोलो, फेस चेंज वाला प्रोसेस जो होता है दैट इज एम एल। बस यही दो फॉर्मूले हैं और कुछ है नहीं इसमें। देयर इज सम न्यू वर्ड्स आल्सो देयर दैट लाइक वाटर इक्विवेलेंट, सुना है पहले ना? वो भी है, डिफिकल्ट नहीं है, बड़ा आसान टॉपिक है, देख लेते हैं फटाफट इसको। ठीक, तो लिखो भाई कैलोरीमेट्री में व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स, मैं भी लिखूं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफरेंट टेम्परेचर आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, heat flows from hot object to cold object. Heat flows from hot object to cold object. ठीक है, ये तो क्लियर है बात? बोलो। If we neglect heat exchange with surrounding, if we neglect heat exchange with surrounding, the heat lost by the heat lost by the hot object must be equal to how much? Heat gained by the cold object. Like आइस और वाटर को अगर आप मिक्स करोगे तो क्या होगा? Who will lose and who will gain? Ice or water? Ice will gain heat और water will lose. ठीक, ये बात क्लियर है? तो ये आपका कैलोरीमेट्री का फेनोमेनन हो गया। अब नेक्स्ट डालो हेडिंग स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
ठीक है, लिखो उसमें द अमाउंट ऑफ हीट, amount of heat needed to raise the temperature of unit mass by unit degree is known as the specific heat capacity. Known as the specific heat capacity. मान लो अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको अगर आपने dq हीट एनर्जी दी, है ना, अगर आपने dq हीट एनर्जी दी, इस सब्सटेंस का मास m और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सिंबल होता है s, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर चेंज होगा दैट विल बी बाई dt, dt से इसका टेम्परेचर चेंज कर जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमें dq हीट दी है तो टेम्परेचर चेंज भी कैसा होगा, वेरी स्मॉल होगा, ठीक। तो ऑन सिंप्लीफाइंग हम यहाँ पे एक एक्सप्रेशन बोल सकते हैं कि dq बराबर ms dt, व्हाट वी कैन से ms dt। क्लियर है बात? तो अगर मैं इसमें इंडिकेट करके लिमिट लगा दूं, लोअर लिमिट 0 कर दूं दोनों तरफ, तो ये एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके आ जाना चाहिए, Q बराबर ms डेल्टा टी, Q बराबर ms डेल्टा टी, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में अगर ध्यान से देखो कि अगर हम मास को यूनिट मास कर दें और डेल्टा टी को अगर हम यूनिट डिग्री लिख दें, या ऐसे समझ लो कि लाइक 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन आई कैन से, ठीक है, तो जो यहाँ पे S आ रहेगा वो इक्वल टू Q आ जाएगा। तो अब जरा डेफिनेशन पढ़ो, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट का मतलब हो गया Q, नीडेड टू द रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास, यानी कि ये बाय यूनिट डिग्री, यानी कि बाय ये इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बात समझ में आई? इस लॉजिक से हम एक बात सीखते हैं कि अगर किसी बॉडी का स्पेसिफिक कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसमें सेम अमाउंट हीट, सेम अमाउंट टेम्परेचर चेंज करने के लिए रिक्वायर्ड हीट भी बहुत ज्यादा होगी। मतलब अगर आपको टेम्परेचर चेंज करना है बाई 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ वाटर एंड स्टील, तो स्टील का स्पेसिफिक कैपेसिटी कम होता है, वाटर का ज्यादा होता है कंपेरेटिवली, तो टेम्परेचर चेंज जल्दी किसका होगा, स्टील का, वाटर जल्दी चेंज नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात? हायर द स्पेसिफिक कैपेसिटी, हायर हीट, मोर हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द सेम टेम्परेचर। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ? ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया सभी ने? ओके आगे देखना, अभी इसका यूनिट बताओ कितना होगा, यूनिट क्या होगा बताइए, व्हाट विल बी द यूनिट? बोलो फटाफट बोलो। इसका अगर हम एसआई यूनिट लिखेंगे तो आएगा जूल पर किलोग्राम केल्विन,
जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, ये सब लोग ध्यान रखना। और अगर कन्वर्जन पूछे आपसे हम लाइक कैलोरी और जूल का, तो शायद पता होगा दैट 1 कैलोरी इज इक्वल टू होता है 4.18 जूल होता है। तो और है ना, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ 1 जूल पर किलोग्राम केल्विन, ये ऐसे कर लेते हैं कि 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस क्या होगा? अरे बताओ, लिखो नहीं। 41800, सॉरी 41880 ओनली, क्योंकि अगर आप कैलोरी को लिखोगे 4.18 और ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो नीचे 10⁻³ आ जाएगा, फिर ऊपर लाओगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देगा। क्लियर है? हाँ बिल्कुल सही क्वेश्चन है। इसे डिग्री सेल्सियस और केल्विन में कन्वर्जन कर रहे हैं, उसको नहीं लिख रहे हैं हम। हाँ, अब अगर गौर करोगे कि टेम्परेचर चेंज इन टेम्परेचर जो होता है इन सेल्सियस और इन केल्विन दोनों में सिमिलर रहता है, तो वहां पे जो डिग्री सेल्सियस है वो टेम्परेचर चेंज की वजह से है ना, इसलिए सेम होगा। ठीक है, सेल्सियस और केल्विन में चेंज करने पे डिफरेंसेस नहीं आए। ठीक है, इसको आप 4200 भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है और बहुत इसका यूज टू होना चाहिए तुम लोगों को, एकदम इसको अच्छे से आना चाहिए। ठीक, अगला जो है हमारा दैट नेक्स्ट इज मोलर हीट कैपेसिटी। केमिस्ट्री में तो पढ़ते होगे मोल, सुना है पहले क्या, पहली बार सुन रहे हो? मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है, मतलब अगर हमें बॉडी के सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो, क्या गिवन हो, तो वही जो फॉर्मूला हमारा ऊपर गिवन है, दैट फॉर्मूला वी कैन राइट Q बराबर नंबर ऑफ मोल्स C डेल्टा T। मोलर कैपेसिटी को मैं C से दिखा दे रहा हूं। ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी को मैंने C से दिखा दिया। जहां N क्या है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स और मॉलिक्यूलर वेट मोलर मास में डिफरेंस रिलेशन पता है क्या होता है? N बराबर मास अपॉन टोटल मास अपॉन, हाँ गिवन जो भी मास टोटल अपॉन व्हाट, मॉलिक्यूलर मास। और मोलर मास का सिंबल क्या होता है, टोटल मास सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। और इसका ये ध्यान रखना, तो कई बार ऐसे आ जाता है कि वाटर के इतने मोल्स हैं, है ना, उसका टेम्परेचर चेंज करना है इतना, कितना हीट रिक्वायर्ड होगा, कई बार आपसे इस तरह पूछ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है वाटर इक्विवेलेंट। वाटर इक्विवेलेंट, देखो किसी भी सब्सटेंस का अगर हमें वाटर इक्विवेलेंट पता है, किसी सब्सटेंस का अगर हमें वाटर इक्विवेलेंट पता है, जैसे आप कई बार क्वेश्चन करोगे, है ना, जैसे आपसे बोलेंगे कि देयर इज अ कैलोरीमीटर, उसमें पहले से वाटर था,
फिर मैंने उसमें आइस डाला, बताओ फाइनल टेम्परेचर क्या है सिस्टम का, है ना। फिर ये भी पूछ देंगे साइड में आपसे, नहीं फिर साइड में ये लिख देंगे वेयर वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इज दिस, ठीक है। अच्छा अब अगर हम समझें किसी ऑब्जेक्ट को हीट दी, टेम्परेचर बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा निकालने के लिए क्या चाहिए, दो और चीजें हमको, मास और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तुमने किसी को क्यू दिया तो टेम्परेचर बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो कौन सी दो चीजें रिक्वायर्ड होंगी, और मास और स्पेसिफिक हीट। बट अगर क्वेश्चन में सिर्फ तुम्हें उस सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट दे दे खाली, और उसको तुम्हें यूज करना है, मास ना दे, स्पेसिफिक कैपेसिटी ना दे, वाटर इक्विवेलेंट दे दे, उसका मतलब क्या होगा पता है। मान लो अगर ये बोला कि वाटर इक्विवेलेंट ऑफ दैट कैलोरीमीटर इज 10 ग्राम, या 10 यूनिट, 10 यूनिट ले लो, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि आपको 10 ग्राम के बराबर का पानी लेना है, वाटर लेना है, और उस कैलोरीमीटर की जगह 10 ग्राम ऑफ वाटर को यूज कर लेना। समझ में एक बात, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर इतना, यानी कि हमें क्या करना है, सिंपली उस अमाउंट जो है जितना, उतना ग्राम ऑफ वाटर ले लेंगे हम, ठीक, उतना अमाउंट ऑफ वाटर ले लेंगे और उसको टेम्परेचर चेंज करा देंगे। समझ गए बात, बोलो क्लियर है। तो वही बात यहां पे लिखी है, पढ़ो ध्यान से। तो क्वांटिटी ms इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी। एक मिनट, अभी अच्छा यहाँ पे ये, अच्छा ये लाइन देखना ध्यान से। हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा, याद करो, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा शायद। यहाँ क्या लिख दिया इन्होंने, क्या मतलब हुआ, हीट हीट कैपेसिटी, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, दिस बिलोंग्स टू दिस, लाइक Q बराबर C डैश डेल्टा T। इफ यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद दिस, Q बराबर MS डेल्टा T, या C की जगह आप S डैश कर लो। कैन यू प्लीज टेल मी यहाँ पे S डैश कितना आ रहा है, S डैश आ रहा है MS। तो यानी कि जो हीट कैपेसिटी है दैट इज इक्वल टू मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये मतलब हो गया, क्लियर है। तो इसका यूनिट बताओ कितना होना चाहिए, फिर यूनिट कितना होना चाहिए, जूल पर केल्विन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ये सब बहुत बेसिक बातें हैं ना जो बता रहे हैं हम, शायद कहीं ना कहीं देखी है, बस थोड़ा सा और एलिब्रेट होकर बस समझ रहे हैं अभी हम, क्लियर है ना बात, ठीक है। तो लिखा है इट इज अ यूनिट, इट्स यूनिट इज जूल पर केल्विन और जूल पर डिग्री सेल्सियस। द मास ऑफ वाटर, the mass of water having the same heat capacity as given a body is called water equivalent of body। अगर हमें किसी बॉडी का वाटर इक्विवेलेंट गिवन है तो उतने ही मास का हम वाटर ले लेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे क्वेश्चन। समझ में आई बात, बराबर हो जाएगा इन शॉर्ट। बोलो क्लियर है बात, ये बात समझ पाओगे, हाँ पक्का, ठीक है, नोट कर लो उसको। इस पे बेस सिर्फ क्वेश्चन करना है हमको, बस वो इंपॉर्टेंट है, बाकी थ्योरी में इसमें कुछ है ही नहीं।
देयर इज वन मोर, लिख रहे हो अभी क्या? अच्छा, अच्छा इसका फायदा क्या हो रहा है? हमें दो डेटा देने की जरूरत नहीं पड़ती। नहीं तो अगर हम एक्चुअली वॉट किसी सब्सटेंस के अननोन सब्सटेंस या कैलोरीमीटर एग्जांपल ले लो, उसका अगर मुझे स्पेसिफिक दिया होता तो उससे हम अकेले से सॉल्व क्वेश्चन, हमें उसका मास भी चाहिए होता। बट अगर वाटर इक्विवेलेंट दिया होगा तो हम उसको एज इट इज मास ले एज इट इज वाटर लेके सिंप्लीफाई कर देंगे। वाटर की स्पेसिफिक केमिस्ट्री हमको याद है, हमें याद है, हमें याद है, हमें नहीं याद है। अरे हमें तो लगा हमें याद है, किसी को याद है? ये क्या है? किसी को नहीं याद है, किसी को भी नहीं याद है, हैं? 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इज द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर, और 4200 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर। जो ऊपर डेटा लिखा है मैंने, ये SHC ऑफ W वाटर है। आइस का आधा होता है 0.5। आइस का टेम्परेचर चेंज करना कंपेयर टू आइस इज इजी, ठीक है ना? नहीं समझ में आया क्या कह गए हम? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म एक और है, दैट इज अ थ्योरेटिकल टर्म, तो मैं इसको डायरेक्टली आपको दिखा दे रहा हूं। दैट इज अ मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, है ना? बहुत सिंपल शब्दों में बताऊं, अगर कभी आप किसी को हीट एनर्जी दो तो उसका क्या चेंज होगा? टेम्परेचर, है ना? अभी फेस चेंज की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे हैं। आपने क्यू अब एनर्जी दी, उसका टेम्परेचर चेंज कर दिया। अब अगर आप यही टेम्परेचर चेंज विद बिकॉज ऑफ वर्क डन कर दें, आपने उस पर वर्क किया और टेम्परेचर चेंज हो गया, तो वो W और वो H आपस में जो रिलेट हो रहे हैं वो इसी मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से रिलेट हो रहे हैं। वो W और वो H मतलब हीट गिवन। तो आप पढ़िए उसको जरा। Since we define heat energy as in transits, hence it can be compared to the work. देखो वर्क और हीट एक्चुअली में है क्या ना, पहले हीट आई थी, पहले वर्क नहीं पढ़ा हम लोगों ने। पहले तो वर्क पढ़ा हालांकि, बट पहले हमें हीट का पता चला, पहले हमको हीट का पता चला था। फिर हमने आगे कई सालों बाद हीट को वर्क में कन्वर्जन समझा, समझ रहे हो? पहले वो पत्थर रगड़ के हीट के बारे में पता चला, अरे आग लग गई, तो ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है? फिर कई सालों बाद उस वर्क और हीट को रिलेट करा गया। भाई इन्होंने देखा कि जैसे हम लोग गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं तो कार का टायर रुक जाता है बट गर्म भी हो जाता है ना? तो ये हीट कहां से आ गई? अरे ये तो गर्म हो गया। तो फिर हमने यहाँ पे ये देखा कि यार वहां पर तो फ्रिक्शन ने वर्क किया था। हाँ, मतलब कोई मैकेनिकल वर्क जिससे हीट टेम्परेचर चेंज हो रहा है इन शॉर्ट। तो ये दिमाग लगाना कि यार हीट और वर्क आपस में रिलेट हो सकते हैं, तो वो इसी से बताया गया है, ठीक है? तो सिंस वी डिफाइन हीट as energy in transit, hence it can be compared to work. In fact, we do have a relation which tells us that how much a mechanical energy is equivalent to work. If mechanical work is W joule, produces the same temperature difference is produced by the heat H calorie. We can write W बराबर J into H, where J is mechanical equivalent of heat. अब इन्होंने को जूल ने पता किया तो इसलिए जी अपना स्टैम्प दे दिया इन्होंने, ठीक है? कुछ समझ में नहीं आया आई थिंक?
बोलो। और इस जे की वैल्यू भी बता सकता है मुझे क्या होगी? है जी, डेल्टा, डेल्टा मैकेनिकल एनर्जी नहीं होगी। आपने गौर से अगर देखा हो तो W इन जूल है, H इन कैलोरी है। हाँ, क्या आना चाहिए? सही लिखा ना मैंने? हाँ, सही लिखा। वन, है ना, 1.4 पॉइंट पक्का लॉक कर दिया भाई। ठीक है, कन्वर्जन फैक्टर हो गया ना इन शॉर्ट। अरे यार तुम W सुनो, ऐसे लो, W जूल बराबर JH कैलोरी लिख रहे हो। कैलोरी और जूल में डिफरेंस है ना। अगर तुम समझो ना कि तुम सेंटीमीटर बराबर मीटर लिख रहे हो, तो मीटर में क्या मल्टीप्लाई करोगे बराबर दिखे? 10⁻⁻2 से। 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। अरे वही जो है वही जे है। ठीक है। हाँ, सारा ये जरूरी नहीं है, ये तो बात हमें भी पता है, बट ये इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन करा, इन्होंने रिलेट करा एक्चुअली में, दैट जूल और वर्क। अभी तो ये बहुत यूजुअल हमें कॉमन लगती है ना कि भाई वर्क होगा, हीट एनर्जी आएगी, टेम्परेचर बढ़ सकता है, लेकिन पहले के जमाने में नहीं था कॉमन। तो इन्होंने एक्चुअली में इन्होंने बताया है ये बात, इसलिए इनका नाम बताना जरूरी है। इन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस दिखाई है। हाँ, अरे कांस्टेंट ही हुआ ना। जूल और कैलोरी में जो आपस में प्रोपोर्शनेट जो रिलेशन आता है, जो कांस्टेंट है 1 कैलोरी और 4.18 जूल, तो कांस्टेंट ही तो होगा ना 4.18। नहीं समझ में आया कुछ क्या बोल गए हैं? सिंपल है तो, आई थिंक। हाँ, व्हाट, ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। लिख लिया था इसको? हाँ जी, अभी तो स्क्रीन वही आ रही है ना शायद। नेक्स्ट हमारा एक और है, दैट लेटेंट हीट, दैट इज लेटेंट हीट। ठीक है, लेटेंट हीट। अब अगर किसी सब्सटेंस को आप हीट दे रहे हो और वो उसका हीट वो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं कर पा रहा है, तो क्या चेंज कर सकता है वो? कौन सा रहेगा सर? फेज स्टेट। लाइक अगर आप आइस एट जीरो को हीट दो, इट विल कन्वर्ट इन वाटर एट जीरो। इन दिस प्रोसेस आपका जो टेम्परेचर चेंज है वो, मतलब टेम्परेचर जो है वो चेंज नहीं करेगा, सिर्फ फेज चेंज करेगा। ठीक है ना? तो लिख लो उसमें। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स में क्या लिख सकते हैं हम लोग? मेल्टिंग और मेल्टिंग, है ना? मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, है ना? ठीक है, तो लिख लो लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस कैन बी defined as heat energy required to change phase of unit mass is equal to latent heat of substance, is equal to latent heat of substance। अब इसमें ये भी इंपॉर्टेंट रहता है कि आप
फेस चेंज क्यों कौन सा करा रहे हो? एग्जांपल के तौर पे बताऊं अगर मैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, तो ये होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। नहीं, एक मिनट रुको, 80, सॉरी, 80 कैलोरी पर ग्राम, 80 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है। और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर, बताओ क्या होता है? वो होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। तो मैंने उल्टा दिया था, ठीक है। इसको आप कन्वर्ट भी कर सकते हो 80 कैलोरी पर ग्राम को एंड 540 कैलोरी पर ग्राम को, ठीक है। क्लियर है बात? जैसे मुझे अभी याद आ रहा है कन्वर्जन का 540 वाले का, 336 10⁻³ जूल पर किलोग्राम। 80 वाले का कितना आएगा? एक 80 इंटू 80 इंटू 4.18, देख लेना चलो, ठीक है। हैं 80 वाले कितना आ रहा है? तो इसका चेंज कर लो, तो इसका फिर शायद मुझे याद होगा। देख लो ना, मतलब यार डेटा है वो, मैं भूल गया हूँ मैं। 336 इसका आ रहा, तो इसका भी मुझे लगता है फिर ज्यादा आएगा, मुझे लगता है 540 है, 2100 लगभग कुछ आएगा शायद, आई थिंक, पता नहीं। चलो जो भी हो देख लेना, दैट्स अ डेटा, तो डेटा है ना। इतना क्लियर हो गया सभी को? और ये यूज होता है सिर्फ फेस चेंज करने में, ठीक है। अच्छा, क्या हुआ प्रॉब्लम? अच्छा ठीक, अभी सुनो मुझे। कभी आपसे पूछे, अच्छा इसमें इस जो डेफिनेशन ऊपर लिखी है ना हमने लेटेंट हीट ऑफ सब्सटेंस की, कभी आपसे पूछ सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो आप क्या बोलोगे कि हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, ऐसे बोलोगे हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इन लिक्विड, है ना। या ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मुझे इसका लिक्विफिकेशन करना है, ये बेस्ट है सॉलिड इन लिक्विड। तो सॉलिड इन लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हो गया, ठीक है। क्लियर है बात? यूनिट क्या होगी? यूनिट मास के लिए, यूनिट मास के लिए, ठीक है। जिसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ? Q बराबर m इंटू एल, जहां पे L ही तुम्हारा लेटेंट हीट है। ये मुझे तक किसी 9th क्लास में था ना टॉपिक, है ना? बोलेगा हिडन हीट, मतलब प्रोसेस दिख नहीं रहा है, टेम्परेचर बढ़ते हुए दिखता है, हाँ ठीक है, कह सकते हैं, ठीक है, ठीक है। 9th में था, सीबीएसई बोर्ड में था ये, आईएसएससी सीबीएसई में नहीं था 9th में, हाँ मुझे लगता है। नहीं नहीं, फॉर्मूला भी था, चलो अभी है, याद रखते हैं। क्वेश्चन करना है फिर, अभी बताओ। चलो भाई क्वेश्चन करते हैं। ये लो, इसको बनाओ। देखिए ध्यान से भाई,
जो लेड है 30 पे है और 6.2 किलोमीटर से गिर रहा है, तो इस प्रोसेस में पोटेंशियल लॉस हो रही है, दैट विल कन्वर्ट इन हीट एनर्जी, और वो हीट एनर्जी से क्या होगा, वो अपना टेम्परेचर 30 से 330 करेगा एंड खुद को मेल्ट करेगा। तो कैन वी राइट लाइक दिस, m इंटू जी इंटू एच बराबर m s डेल्टा t प्लस m इंटू एल। बोलो स्टेप क्लियर है? m निकल लिया, ग्रेविटी इज 10, दैट इज 6.2 किलोमीटर, यानी कि 6200। स्पेसिफिक हीट दे रखा है 126। यहाँ पे ध्यान रखना, इसमें यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए कन्वर्जन हमेशा ध्यान रखना। दैट इज जूल पर किलोग्राम प्लस एल, है ना? सही लिखा है मैंने? डेल्टा टी नहीं लिखा है, सॉरी, 100 और है, 330, हाँ 30 होगा, सॉरी, माइनस 30 करेंगे अगर तो बचेगा 300। तो भाई 6200 माइनस 126 इंटू 100 बराबर है। क्लियर है जी? सही लिखा है मैंने? कितना आ रहा है यहाँ से? 242, ठीक है, ये आंसर है, जूल पर किलोग्राम आ रहा है आंसर। ठीक, आसान था ना? ध्यान में, इसके क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस गलती होती है यूनिट कन्वर्जन में, बस। अगला क्वेश्चन ये ट्राई करो। इसका आंसर एक मिनट देख के बताता हूँ, देख लो आप लोग, बताओ कितना आ रहा है। इसमें डेटा तो गिवन, थीटा गिवन है क्या? सब कुछ उसमें आएगा, आई थिंक अननोन, मतलब म्यू जी एच इसके फॉर्म में आ रहा होगा, मे बी, नहीं? बताओ क्या है? म्यू जी एच कॉट थीटा इंटू 0.4 अपॉन में एस आ रहा है, स्पेसिफिक कैपेसिटी। फ्रिक्शन दे रखा है, नहीं फ्रिक्शन का वर्कडन भी लिखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना उसको भी। आप बोलो आंसर बताइए। प्लस तो सिस्टम कुछ नहीं है यहाँ पे, प्लस का सिस्टम नहीं है भाई। चलो मैं कर देता हूँ, देखो, सी दिस क्वेश्चन भाई। 40% of heat is generated is absorbed by the block, मतलब टोटल जो हीट जनरेट हो रही होगी उसका 40%। अभी हीट जनरेट कैसे हो रही होगी? हीट एनर्जी कहीं लूज हो रही होगी,
कोई चेंज हो रही होगी ना, तो यहाँ पे कौन सी लूज हो रही है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल लूज हो रही है इसमें, है ना। और इनिशियल स्पीड 0 है, ठीक है। सबसे पहला जो लॉस है वो हमारा आ गया mgh। क्यों क्यों भाई? एक ये लॉस हो गया। दूसरा लॉस बताओ, फ्रिक्शन का वर्क शायद म्यू एम जी कॉस थीटा। कॉट क्यों होगा? फ्रिक्शन लिख रहे हैं ना हम पहले, और इनटू डिस्प्लेसमेंट। एक मिनट, सही नहीं लिखा है मैंने क्या? सही लिखा है ना? सही तो है। अरे म्यू एन लिखा है ना मैंने, इनटू में कौन? एच अपॉन ठीक है। ओके, तो यहां से कितना बना? एम जी एच प्लस एम जी एच म्यू कॉट थीटा। हाँ सही कह रहे हो, इट लिव इन माइनस बिकॉज। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट मुझे लग रहा है कुछ देयर समथिंग। हाँ एक्चुअली मैं इसमें ये नहीं बताया, एक्चुअली मैंने ये कंसीडर कर लिया ना कि दैट फाइनल स्पीड इज 0, लाइक फाइनल स्पीड 0 हो गई यानी पोटेंशियल जी खत्म हो गई, लूज हो गई। ये मेंशन नहीं है इसमें। अच्छा, इनिशियली स्पीड 0 है। इनिशियल स्पीड कितनी है? तो इसमें ये दिस विल नॉट कंसीडर दिस वन, वी विल ओनली कंसीडर दिस लॉस। एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट? ये इक्वल टू किसके होगा? एम एस डेल्टा टी के। क्यों? तो यदि एम से एम कट जाएगा शायद, ये आ गया एस डेल्टा टी शायद। क्या आंसर आ रहा है फिर भाई? हमें क्या निकालना था इसमें? म्यू जी एच कॉट थीटा। अभी कर देता हूँ, अभी करता हूँ, अभी रुक जाओ। अपॉन एस 40% करना है, अगर 40% वाली हो रहा है ना, एब्जॉर्ब करेगा वही तो फिर टेम्परेचर चेंज करेगा उसका, जो एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका 40% कर लेते हैं हम लोग, यानी कि 0.4 से मल्टीप्लाई करा दो। बोलो हाँ या ना? तो ऊपर भी करा देते 0.4 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ बस 0.4 और कर दो, तो ये आंसर होगा। मतलब जब वो नीचे आ चुका होगा तो वो रेस्ट पे नहीं होगा, इट विल हैव सम स्पीड बिकॉज ऑफ दैट लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, समझ में नहीं आया ना? आ गया? हाँ ठीक है, आगे बढ़े। चल लिख लो, आराम से लिख लो। डेल्टा टी है, ला माइनस लगा, डेल्टा टी है माइनस। एक्चुअली माइनस इसने लगाया था कि नेगेटिव वर्क हो रहा है। माइनस हटा दो, फिर पूरे से हटा दो, हर जगह से हटा दो। अरे एम एस डेल्टा टी के इक्वल में लिख रहे हैं ना हम तो। हाँ सुनो, पहले जो फ्रिक्शन का वर्क है ना वही कन्वर्ट हो गया एम एस डेल्टा टी में। हाँ, अगर हम एक्सप्रेशन में वर्क डन बाय
mg भी कंसीडर करें या पोटेंशियल भी कंसीडर करें तो फिर हमें प्रॉपर साइन देखने पड़ेंगे। ऐसे ब्लॉक नीचे आ रहा है ना, तो mg का वर्क प्लस हो जाएगा, फ्रिक्शन का वर्क नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है बात? पक्का? बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, एक मिनट रुक जाओ, अगला क्वेश्चन दे फिर हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, इसको ट्राई करो सभी लोग। देखिए वाला क्वेश्चन अब कैसे होगा। इस क्वेश्चन में एक लॉजिक लग रहा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लोगे तो आई थिंक आप फर्दर कर लोगे। सबसे पहला फर्स्ट थिंग कि इसमें वाटर हीट रिलीज कर रहा है, आइस गेन कर रहा है। तो वाटर हीट रिलीज अगर करेगा तो अपना फेस रिलीज करने से क्या होगा, अपने टेम्परेचर 30 को डिक्रीज करेगा। कितना कर सकता है? 0 से कम कर सकता है? अरे 0 से कम कर देगा तो वो आइस में बदल जाएगा, बट आइस में वो नहीं बदलेगा, 0 तक कम करेगा। बोलो क्लियर है? तो हाउ मच हीट एनर्जी वाटर कैन रिलीज, 30 से 0 में लाने में कितनी हीट एनर्जी रिलीज करेगा? 150 कैलोरी, आई थिंक 5 ग्राम इसका मास है। 30 टेम्परेचर चेंज करना है, 30 मैं लिख देता हूं, हीट कैन रिलीज बाय वाटर। वाटर जितनी हीट रिलीज कर सकता है दैट इज इक्वल टू 5 ग्राम स्पेसिफिक कैपेसिटी 1 ग्राम पर डिग्री, सॉरी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस इनटू वाटर का टेम्परेचर 30 से 0 करना है अगर, तो चेंज टेम्परेचर हो गया 30 माइनस 0, ऐसे लिख सकता हूं, चलेगा? चलेगा। तो यहां पे आ गया 150 कैलोरी। दो टेक्निकली यहां पे मुझे लिखना चाहिए था 0 माइनस 30 क्योंकि हीट लॉस है ना, लेकिन यहां पे मैंने हीट रिलीज लिख दिया है, या हीट लॉस लिख दूंगा तो ऑलरेडी वो माइनस साइन जस्टिफाई हो गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधे 30 माइनस 0 किया है। नहीं समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ? ठीक है, क्योंकि जब इक्वेशन में लिखेंगे तो फाइनल टेम्परेचर पहले और लोअर टेम्परेचर, ठीक है, मतलब फाइनल टेम्परेचर पहले और इनिशियल टेम्परेचर TF माइनस TI होता है। समझ में आ रही बातें? ये बहुत लॉजिकल बातें बता रहा हूँ। हाँ, क्लियर है ना सभी को? हाँ जी। अरे मैं हीट, रुक जा भैया। हाउ मच हीट कैन रिलीज बाय वाटर, वाटर कितना रिलीज कर सकता है, लिमिटेशन इतना कर सकता है वो, ठीक है। अब अच्छा हीट गेन कौन कर रहा है? आइस गेन करके क्या करेगा, क्या करेगा? अपने टेम्परेचर, नहीं अभी नहीं, -20 पे देखो ध्यान से, टेम्परेचर को 0 पे लाएगा। तो ऐसे समझो कि अगर मैं ये लिखूं, हीट required by ice to change its temperature from -20 to 0, तो कितना हीट रिक्वायर्ड होगा इसको बताओ? मास ऑफ आइस, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस डेल्टा टी, भाई साहब ये 20 आ जाएगा। एम आइस दे रखा है 5 ग्राम, और ये होता है हाफ ऑफ वाटर। स्पेसिफिक ऑफ आइस क्या होता है? हाफ ऑफ 0.5। भाई साहब ये कितना आ गया? 50 कैलोरी आ गया, सही लिख रहा हूं? तो 150 रिलीज कर सकता है 50 कैलोरी, उसको चाहिए खाली किसके लिए? अपने आप को 0 पे लाने के लिए, 0 ऑफ आइस पे लाने के लिए। बट अभी तो एक्स्ट्रा है ना, देयर इज सम एक्स्ट्रा हीट एनर्जी। कितनी? 100। उस 100 का क्या करेगा आइस? अब अपने आप को कन्वर्ट करेगा वाटर में, अपने आप कन्वर्ट करेगा वाटर में। तो 5 ग्राम अगर वाटर में कन्वर्ट करना, 80 से 80 कैलोरी पर ग्राम होता है ना लेटेंट हीट ऑफ आइस 80 कैलोरी होता है। तो 5 × 80 करो, कितना आया?
400 कैलोरी, पर है कितनी अभी, चाहिए कितनी पूरी मेल्ट होने में, है कितनी, तो क्या पूरी होगी मेल्ट, थोड़ी मेल्ट होगी, कितनी मेल्ट होगी अगर वो निकालना है हमें। बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि जो एक्सेस हीट है अभी 50 तो यूज हो गई टेम्परेचर जीरो करने में, 100 बची ना अभी, नहीं समझ में आ रहा है, तो 100 कैलोरी इज इक्वल टू m इंटू लेटेंट हीट ऑफ आइस। तो भाई साहब ये कितने हैं, ये कौन है, 80 कैलोरी पर ग्राम है ये, सही लिख रहा हूं ना, और 100 कैलोरी इसको बेचारे को मिल पा रही खाली। एक मिनट रुक जाना, सही लिखा है ना, हाँ कितना आएगा हम बताओ, 5/4 ग्राम, यानी कि 1.25 ग्राम, 1.25 ग्राम ऑफ आइस विल मेल्ट, ठीक है। तो अब अगर आपसे पूछें कि फाइनल कंटेंट क्या है, तो आंसर आएगा सर 5 ग्राम ऑफ वाटर तो था ही, प्लस 1.25 ग्राम ऑफ वाटर और है, ठीक, एंड आइस कितनी बची होगी, 5 में से कितनी मेल्ट हो गई, तो 3.75 ग्राम ऑफ आइस इतना बचा है। फाइनल टेम्परेचर बताओ, बोलो, अरे अब सब कुछ जीरो ही पे तो है, पूरा 5 ग्राम जो -20 पे था आइस वो जीरो पे आ गया है, उसमें से 1.25 मेल्ट होके वाटर में हुआ है, वाटर इन जीरो, ठीक है, और वो +30 जो वाटर था वो कहां पे आ गया है, जीरो, तो सब कुछ 0 डिग्री सेल्सियस। नहीं समझ में आया बात, तो भाई ये हमको इन क्वेश्चंस में जरूर देखना पड़ेगा कि कितना रिक्वायर्ड है और वो कितना दे सकता है, तो दो बातों को हमें जरूर देखना है एक क्वेश्चन बनाने से पहले। नहीं समझ में आई बात, नहीं टाइम टाइम का फैक्टर इन द सेंस, अगर वहां पे कोई सोर्स ऑफ हीट है जो समथिंग पावर की हीट प्रोवाइड कर रहा है तो टाइम का काउंट तब हम टाइम कंसीडरेशन, हाँ तो अगर हाँ टाइम बढ़ेगा तो आइस मेल्ट हो जाएगा, तो कंटिन्यूसली हीट मिलती रहनी चाहिए ना, बट अगर वो वाटर अब हीट दे ही नहीं पा रहा है, कितनी हीट आई है ये फाइनल कंटेंट होगा, अब इसके बाद चेंज नहीं होगा, सराउंडिंग वैक्यूम्ड है ना, मतलब और कुछ नहीं अब कर सकते हैं ना, ये कहने का मतलब। अब टेम्परेचर कितना हो गया फाइनली, 0 हुआ है ना सबका, तो अब क्यों चेंज होगा, ठीक है, क्योंकि अब वाटर के बाद जितनी हीट एनर्जी थी उसने दे दी ना, अब क्यों चेंज करेगा, करेगा, अब चेंज करने का मतलब क्या, खुद को आइस में कन्वर्ट कर ले, और ऐसा कैसे हो सकता है कि पानी में आइस मिलाया ज्यादा है ना, तो जो पानी था वो भी आइस में बदल गया, कभी देखा है ऐसा, कितना आसान होता है, फिर तो फ्रिज की जरूरत ही नहीं पड़ती, पड़ोसी घर से आइस ले आते थोड़ी सी और एक एक गिलास पानी में आते आते धीरे धीरे वो, ठीक है।